रोल। नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्य प्रधान और अंता उपचुनाव को लेकर लगातार सबके मन में कई सवाल थे और सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। सोशल मीडिया पर जयपुर में बैठकर कई चीजें देखी जा रही थी और उन चीजों को देखकर अपने लिहाज से अनुमान लगाए जा रहे थे। कोई प्रमोद जैन भाया को पसंद कर रहा था, तो कोई मोरपाल सुमन को, तो कोई नरेश मीणा जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे उनकी तरफ टकटकी लगाए देख रहा था। इन सबके बीच में एक बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार अंता उपचुनाव में वोट प्रतिशत का इतनी बड़ी संख्या में बढ़ना इशारा क्या कर रहा है। अमूमन जब उपचुनाव होते हैं तो वोट प्रतिशत घट जाता है। कारण साफ है कि वोट प्रतिशत घटने का कारण यह होता है कि कई बार लहरें चलती है, कोई सत्ता के पक्ष में होता है तो कोई सत्ता के विरोध में। यहां पर मैं तीन शब्दों का इस्तेमाल करूंगा: आंधी, तूफान और दिया, यानी चराग। तो यहां पर आप किसी को भी आंधी मान लीजिए, किसी को भी तूफान मान लीजिए और किसी को भी चराग मान लीजिए। लेकिन इन सबके बीच में जब चुनाव शुरुआत में प्रमोद जैन भाया ने अपनी तैयारी इतनी जबरदस्त तरीके से करी कि शायद बीजेपी भी पशोपेश में पड़ गई कि प्रभुलाल सैनी को लाया जाए या लोकल को लाया जाए। इन सब के बाद निगाहें ठहरी लोकल पर और लोकल में भी कई तरीके के कयास लगाए जाने थे। मंथन हुआ और मंथन के बाद क्योंकि वसुंधरा राजे का क्षेत्र है, दुष्यंत सिंह का क्षेत्र है, तो ऐसे में मोरपाल के नाम पर मुहर लगना और मोरपाल जो अपने आप को परचूनी का दुकानदार और सामान्य कार्यकर्ता बताता रहा, तो ऐसे में लोगों को लगा कि प्रमोद जैन भाया सरीखे दिग्गज के सामने मोरपाल कैसे टिक पाएगा। लेकिन इन सबके बीच में नरेश मीणा इस तेजी के साथ आगे बढ़े कि प्रमोद जैन भाया से ज्यादा चर्चा नरेश मीणा का होने लगा और नरेश मीणा अपने आप में चुनौती इस कदर दे डाले कि हर कोई उनका भी नाम लेने लगा। मुकाबला त्रिकोणीय हो चला था और त्रिकोणीय होने के बाद टिकट से पहले की कहानी भी आप अच्छे से जानते हैं कि टिकट किस तरीके से मिला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में टिकट दिए जाने से पहले कई स्तर पर मंथन हुआ, क्योंकि वो क्षेत्र वसुंधरा राजे का था। लेकिन इन सबके बीच में परीक्षा यहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी, क्योंकि भले ही किसी का की भी क्षेत्र हो, लेकिन सत्ता जो है और संगठन जो है उसकी तरफ भी लोग देखते हैं। वसुंधरा राजे जब मैदान में आई, उससे ठीक पहले तक ऐसे लग रहा था कि प्रमोद जैन भाया के सामने शायद कोई टिक पाए या नरेश मीणा डटकर मुकाबला करे, और एक बार तो ऐसे लगा कि मोरपाल सुमन तीसरे नंबर पर जाएगा। लेकिन एक रोड शो सारी कहानी को बदल देता है। रोड शो होता है मोरपाल सुमन के समर्थन में, जहां पर भजनलाल शर्मा खुद मैदान में आते हैं और वसुंधरा राजे उनका साथ देने के लिए। वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा का मांगरोल में रोड शो होना, जहां से कांग्रेस बढ़त लेती आई है, क्योंकि सीसवाली भी वहां पर है और अंता भी वहां पर है। तो वहां पर सीधे तौर पर चुनौती दी गई प्रमोद जैन भाया को। नरेश मीणा का भी अपना एक वोट बैंक है, एग्रेसिव लीडर है, तो एग्रेसिव अंदाज के या युवा लड़कों को कहे तो वो उनके साथ थे। हालांकि पार्टियां कोई भी हो या निर्दलीय हो, बाहर के लोग बड़ी संख्या में आते भी हैं चुनाव में प्रचार के लिए, और पार्टी से परे कोई निर्दलीय चुनाव लड़ता है तो उसे ताकत भी ज्यादा लगानी पड़ती है। यहां पर प्रमोद जैन भाया की जैसे ही आंधी चली, वैसे ही प्रमोद जैन भाया के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह चल निकली कि अब दिग्गजों का मैदान में आना, उससे पहले सचिन पायलट का रोड शो करना, और सचिन पायलट के रोड शो के साथ यहां पर अशोक गहलोत का पहुंच जाना, क्योंकि सामने माली था, सुमन यानी माली। अब अशोक गहलोत का वहां पर पहुंच जाना चुनाव को और भी रोचक बना रहा था। इन सबके बाद एक और महत्वपूर्ण कड़ी, वो था धाकड़ वोट बैंक। धाकड़ वोट बैंक को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। धाकड़ वोट बैंक वहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेस से कभी धाकड़ एमएलए रहा करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने नाराज धाकड़ समाज के सामने यह बात रखी कि भाई, कांग्रेस ने धाकड़ को दरकिनार किया, धाकड़ समाज से एमएलए हुआ करते थे। हमने कब किया? हमने हीरालाल नागर को भेजा, हमने नरेंद्र नागर को भेजा। नरेंद्र नागर और हीरालाल नागर रिलेटिव हैं, तो ऐसे में हीरालाल नागर का उस क्षेत्र में नहीं जाना, मदन दिलावर का उस क्षेत्र में नहीं जाना, यह भी चर्चा का विषय बना, क्योंकि वो दोनों उन्हीं के क्षेत्र हैं। तो मदन दिलावर के ऑप्शन के तौर पर चुना गया प्रेमचंद बैरवा को, क्योंकि बैरवा समाज का वोट बैंक बड़ा है। तो दूसरी तरफ चुना गया मदन दिलावर के ऑप्शन के तौर पर मनोज राजौरिया को, जो कि खुद भी खटीक समाज से आते हैं, 2 बार के सांसद रहे हैं।
बात यही नहीं रुकी। धाकड़ समाज के सबसे बड़े नेता देश भर में शिवराज सिंह चौहान माने जाते हैं, जो उस समाज से आते हैं, सर्व समाज के नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का वीडियो संदेश आना और शिवराज सिंह चौहान के वीडियो संदेश के बाद हीरालाल नागर का संदेश आना, और इन सबके बाद वसुंधरा राजे का पहले एक एक बूथ की यानी छोटे छोटे समाजों की मीटिंग करना और मुख्यमंत्री का दूसरी बार फिर रोड शो की प्लानिंग करके अंता में रोड शो करना, और रोड शो करने के दौरान मुख्यमंत्री का चुनौती देने के साथ एक हिम्मत बनाना कि इलाज किया जाएगा, उनका भी इलाज किया जाएगा, आप डरे नहीं। तो उनके इलाज का इशारा भी बड़ा था। वो इशारा किस तरफ होगा रिजल्ट के बाद सीधे तौर पर पता चलेगा। लेकिन यह चुनाव पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहां पर एकजुट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक और वोट बैंक है जिसे मानना पड़ेगा, मुस्लिम वोट बैंक। मुस्लिम वोट बैंक कहा जाता है 12 झालावाड़ में वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह को। अगर दूसरे विधानसभा क्षेत्रों या लोकसभा क्षेत्रों की तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो मुस्लिम, अगर दूसरे क्षेत्रों में 10 मुस्लिम बीजेपी को मिसाल के तौर पर 100 मुस्लिम्स में से 10 वोट देते हैं, तो वहां पर 20 या 25 तक दे देते हैं। तो वहां पर एग्रेसिव हिंदुत्ववाद का कार्ड भी नहीं खेला गया, वहां जाति के तौर पर। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया पर दारोमदार पूरा तरीके से छोड़ा। इन सबके बीच में आपने देखा होगा गोविंद सिंह डोटासरा भी पूरा जोर लगाए। तो वहीं टीकाराम जूली घर घर गए, जो मेघवाल समाज के आते हैं, मेघवाल समाज का भी वहां पर वोट बैंक है। यहां पर सियासी चौसर बिछाने के लिए वही पुरानी टीम थी जो वसुंधरा राजे के साथ हुआ करती थी। तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से मंत्री भी गए, जिनमें जोगाराम पटेल भी गए, के बिश्नोई भी गए, जवाहर बेगम भी वहां पर देखे गए, कन्हैयालाल चौधरी भी देखे गए, मदन दिलावर और हीरालाल नागर नहीं गए या नहीं भेजे गए, ये संगठन जाने। लेकिन आज मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि अंता का जो चुनाव परिणाम आएगा वो बड़ा रोचक आएगा। आप भी बहुत देर से सुन रहे होंगे कि चुनाव में आखिरकार कौन जीतेगा और सियासी रुझान किस तरफ जाते हैं। तो आप ये तय मानकर चलिएगा, यदि धाकड़ समाज ने बात मान ली होगी नरेंद्र नागर की, या शिवराज सिंह चौहान का मैसेज मान लिया होगा और धाकड़ समाज पहले की तरह भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर गया होगा, तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो सकती है। और यदि मीणा समाज में सेंधमारी नरेश मीणा ने पूरी तरीके से मीणा समाज को अपनी तरफ साध लिया होगा, तो फिर चुनाव और भी रोचक होगा। और यदि मीणा समाज में सेंधमारी प्रमोद जैन भाया कर लेते हैं, तो प्रमोद जैन भाया का पलड़ा भारी होगा। और धाकड़ समाज में सेंधमारी नरेश मीणा कर लेते हैं, तो नरेश मीणा जो है वो रोचक समीकरण बनाएंगे। इसलिए बीजेपी अपने आप को जीता हुआ मान रही है। प्रमोद जैन भाया के जो स्वयं के रिश्ते हैं लोगों के साथ और उनके चुनाव लड़ने का अंदाज और पहले ही चुनाव मैदान में पहले से तैयारी करते रहना, वो प्रमोद जैन भाया को जीता हुआ दिखा रहे हैं। तो नरेश मीणा के समर्थक भी है, वो बड़े जोश में है, वो नरेश मीणा को लेकर जोश में है। त्रिकोणीय जो चुनाव था, इसका परिणाम जो भी होगा, लेकिन तय मानकर चलिएगा कि इसका जो चुनाव परिणाम होगा, ये वोट बैंक जो होगा धाकड़, वो बड़ा निर्णायक होगा। और यदि 90% 95% वोट बैंक सीधे तौर पर नरेश मीणा को जाता है और नरेश मीणा एससी का वोट बैंक भी साध लेते हैं, तो यह भी बात देखनी पड़ेगी। 30,000 कुछ लोग कह रहे हों, कुछ 35, कोई 60, कोई 70, जो भी कह रहे हों, लेकिन मैं यहां पर संख्या में नहीं जाऊंगा। यदि नरेश मीणा बहुत ज्यादा वोट यहां पर ले जाते हैं, तो यहां पर वो बीजेपी को नुकसान करेंगे या खुद का फायदा करेंगे या फिर प्रमोद जैन भाया को नुकसान करेंगे। क्योंकि वोट प्रतिशत बढ़ने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का मूल ओबीसी का जो पॉकेट वोट बैंक जिसको बोलते हैं, वो वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ यदि वोट कर गया है, तो चिंता दोनों को ही करनी पड़ेगी। और यदि ये वोट प्रतिशत तेजी से बढ़ा है और एक एक वोट की जब गिनती करेंगे, बूथ पर जाकर देखेंगे, तो पता चलेगा कि कांग्रेस का बढ़ा है, नरेश मीणा का बढ़ा है या फिर मोरपाल सुमन का। चुनाव का परिणाम बड़ा रोचक आएगा और इस चुनाव के परिणाम के साथ प्रतिष्ठा भी कई नेताओं की दांव पर लगेगी। हालांकि यहां पर जो प्रतिष्ठा है वो सीधे तौर पर हम सभी जानते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का क्षेत्र है, लेकिन जोड़ा जाएगा यहां पर प्रदेश संगठन से भी, यहां पर मुख्यमंत्री से भी और यहां पर उन मंत्रियों से भी जो इस क्षेत्र में गए, उप मुख्यमंत्री से भी जोड़ा जाएगा। और एक और सियासी चर्चा है, सियासी चर्चा यह है कि भीतरघात करने वाले कौन रहे। कहा जाता है कि उनकी कोई साक्ष्य जो है
वो कुछ नेताओं के पास रखे हैं। भीतरघात करने वालों ने यदि ठीक से भीतरघात कर दिया होगा तो बीजेपी के लिए मुसीबत भी पैदा हो सकती है। मैं फिर से अंता उपचुनाव के अभी के ताजा हाल मैंने अभी बताए हैं और उसके बाद 2 दिन के या 1 दिन के बाद जो आकलन निकाले जाएंगे, परिणाम आना है। परिणाम से पहले आज और कल तक जो भी आकलन निकाले जाएंगे तब तक फिर अपडेट दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।